हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे थे यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए। इसके लिए हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किया, जिसमें हम लोगों को टारगेट है क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी करने का। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पढ़ा दिया है। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको एक साल मेरे साथ कठिन परिश्रम करना है अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी 2024 में आपको एक सीट मिले तो। ठीक है, तो ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ है। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर। तो प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो परिवर्तन हुआ है, जैसे पैलियोलिथिक एज था, पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका जो है मेसोलिथिक, फिर लेटर वैदिक, उसके बाद जो है आपका मौर्यन वंश। तो ये सब जो आया है, गुप्त वंश, ये सब तो किस तरह से ये आया, किस तरह से हम लोग उसको पढ़ते हैं, सिक्का को स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन को करते हैं। ठीक है, कोई अगर फॉसिल है उसको देख के पढ़ते हैं, कोई मैप को देख के पढ़ते हैं। तो किस तरह से हम लोग जो पढ़ते हैं, चेंज जो हुआ है उसको पढ़ने का जो पड़ताल है, पढ़ने का जो तरीका है, किस आधार पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए, एक अल इदरीसी है। ठीक है, वो अरब जोग्राफिकर था। ठीक है, भूगोलवेता था, उसने बनाया था मैप। ठीक है, तो मैप जो था वो उल्टा बनाया था। ठीक है, अब देख रहे हो ये उल्टा मैप है, उसी का सीधा मैप बाद में इस टाइप का बनाया गया। तो ये जो मैप वेब बना या फिर इंडिया का जो नाम वाम हुआ, तो किस तरह से हुआ, इस चैप्टर का वो उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार आपको रीड कर लेना है। तो पहले नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजी ये था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान आज हमें जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो 13वीं सेंचुरी में, मतलब 13वीं सदी में एक आदमी था, उसका नाम था मिन्हास ए सिराज। क्या नाम था? मिन्हास ए सिराज। उसने सबसे पहले हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग फारसी में किया था। तो जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का एरिया था, उस एरिया को उसने हिंदुस्तान का नाम दिया। ठीक है, जो उस समय दिल्ली सल्तनत का अधिकार में आता था, उसके एरिया में आता था। तो ठीक है, समझ गए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो हिंदुस्तान का एरिया था उसको सल्तनत का एरिया बोलने लगे। ठीक है, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान वर्ड का यूज जो है उसमें साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं होता था। तो हिंदुस्तान का जो शब्द था 13वीं सदी में, उसमें हम लोग जनरली नॉर्थ इंडिया को बोलते थे, साउथ इंडिया उसमें नहीं बोलते थे। ठीक है, उसके बाद जब बाबर का शासन आया तो उसने फिर हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया ज्योग्राफी के लिए, पेड़ पौधा के लिए और उसके कल्चर के लिए, जो भारत उपमहाद्वीप में जो भी ज्योग्राफी था, कल्चर था, उसके लिए। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद 14वीं सदी में अमीर खुसरो, ठीक है, एक कवि था, उसने जो है हिंद शब्द का प्रयोग कहीं कहीं किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का जो शब्द है वो किसका अंतर मतलब किस तरह से चेंज हुआ। उसी तरह से एक शब्द है दोस्तों फॉरेनर। तो फॉरेनर का भी मतलब कौन होता है? विदेशी को। कौन मतलब? जो भारत का नहीं है या दूसरे देश का, उसको विदेशी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब मिडाइवल एज था, ठीक है, तो उसमें फॉरेनर उस व्यक्ति को लोग बोलते थे जो गाँव का नहीं है। तो गाँव में जो भी लोग अलग दिखता था उसको हम लोग बोल देते थे उसमें विदेशी। समझ में आया? इसलिए कोई नगर में कोई व्यक्ति आता था बाहर से, शहर में कोई बाहर से व्यक्ति आता था, या गांव में कोई बाहर से आता था, तो उसको हम लोग फॉरेनर बोलते थे। लेकिन अभी जो विदेशी का मतलब है वो डिफरेंट है। उसी तरह से पहले किसी का कल्चर अगर डिफरेंट होता था तो उसको हम लोग फॉरेनर बोलते थे, लेकिन अब जो है अंतर अलग है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। कुछ हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे और उनका रिसोर्स के बारे में, वो किस तरह से बताएं हिस्ट्री का, किस तरह से उन्होंने क्या स्टडी करके, क्या पढ़ाई करके जो है बताया है। ठीक, तो जो भी सिक्का होता था, कॉइन्स होता था, इंस्क्रिप्शंस होता था दोस्तों, ठीक है, और आर्किटेक्चर होता था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, कोई बुक होता था, उसके आधार पर उन लोगों ने हिस्ट्री का बताया है। ठीक है, जैसे मिन्हास ए सिराज ने बुक लिखा है, उसके आधार पर हमें पता चला है मिडाइवल एज के बारे में। बाबरनामा लिखा गया है, उससे भी पता चला है। तो बहुत सारे बुक्स, अशोक का शिलालेख, इससे तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों को पता चला है बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पेपर, कागज़ का मूल्य के बारे में। ठीक है,
दोस्तों जब बुक नहीं था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग जो है पत्ता वत्ता पे मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि लिखते थे, तो वो कीड़ा मकोड़ा खा जाता था, उसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करना आसान नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, उसका जब कागज़ का आविष्कार हो गया दोस्तों, ठीक है, कागज़ का आविष्कार हो गया तो लोग जो है बुक को आसानी से लिखने लगे, लोग उसको पढ़ने लगे, रूलर्स का क्रॉनिकल लिखा जाने लगा, ठीक है, धर्म ग्रंथ लिखा जाने लगा, वृत्तांत लिखाने लगा, जुडिशियल रिकॉर्ड, टेक्स्ट वेक्स्ट, ये सब लिखा जाने लगा, ठीक है। तो ये सारे पुराने चीज़ को लाइब्रेरी में ये सब में और हम लोग जो है अभी भी स्टोर किया गया है म्यूजियम में, तो उसको भी पढ़ के हिस्टोरियंस लोग जो है हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो लोग मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते थे, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यूरोप से आया, कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ, तो उसके बाद लोगों ने जो है हिस्ट्री और भी अच्छे से लिखना चालू किया उस समय का काम के बारे में, कार्य के बारे में, और फिर जाके उसको लोगों को के लिए पढ़ना बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति थे दोस्तों जिसका नाम था 14वीं सेंचुरी का था, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, ये हिस्टोरियन था। इन्होंने पहली बार एक बुक लिखा था 1356 में, और फिर उसको 2 वर्ष बाद लिखा था, ठीक है। तो इन जो ये बुक लिखे थे जियाउद्दीन बर्नी, उसके बुक से हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलता है। तो इस चैप्टर का सोर्स वही है, संसाधन वही है, जानना इसमें आपको वही है कि कौन कौन सा हिस्टोरिकल सोर्सेस था जिसके आधार पर हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद उस समय नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप उभर के आया है ना, नए खाने का चीज़ आ गया है ना, पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, टी, ये सब। उसके बाद नए नए तरीका आ गया लड़ाई में लड़ने का, ठीक है। उसके बाद बुनने के लिए, वीविंग करने के लिए नया नया मशीन आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया। तो ये सारा चीज़ भी हिस्टोरी के बारे में लिखा गया। तो नए नए जैसे कि मशीन वशीन उभर के आया, तो उसको चलाने के लिए नए नए लोगों को ज़रूरत पड़ी, है ना। तो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप आया, राजा जब स्ट्रांग हुआ तो मंत्री बना, अमात्य बना, फिर मंत्री का बहुत सारा पोस्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हिस्ट्री हमारा धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे राजपूत लोग आए, राजपूत शब्द का उदय हुआ, जिसको राजपुत्र बोलते थे। राजपुत्र मतलब सन ऑफ ए रूलर, राजा का बेटा को राजपूत बोला गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये एक कास्ट बन गया, एक क्षत्रिय बन गया, ठीक है। तो इस तरह से राजपूत का उदय हुआ दोस्तों। ये देखिए पर्शियन व्हील है, ठीक है, रहट है जिससे सिंचाई का प्रयोग होता था, ठीक है, इसको अग्रहत्ता बोलते थे, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये पर्शियन व्हील है जो इरिगेशन के लिए यूज होता था, ठीक है, जिसको अग्रहत्ता भी बोलते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अलग अलग जो है समाज में चेंज होने लगा, ठीक है, लोगों को जो है रोज़गार मिलने लगा, ठीक है ना। तो उसके बाद समाज जो है जाति व्यवस्था पे बट गई, ठीक है। तो जाति का निर्माण होने लगा, जाति के नियमों को लागू करवाने के लिए जाति पंचायत होता था दोस्तों। तो ये सारा चीज़ कुछ कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ चूँकि लोग रोज़गार करने लगे, राजा को भी अपना एरिया को एक्सपैंड करने के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ता था, तो राजा लोग जो है टैक्स वैक्स भी लेता था दोस्तों, ठीक है। ज़मींदार लोगों का उदय होने लगा। हम लोग देखेंगे कुछ रीजन और कुछ अम्पायर के बारे में। तो ये जो मैप है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इसमें मैप में दिखाया गया है कि दिल्ली सल्तनत में जो एरिया था मोहम्मद तुगलक के बीच में, तो किस किस तरह से वो डिसाइडेड था, ठीक है। तो एक बुक लिखा गया, आपसे पूछ सकता है, बुक का नाम है मसालिक अल अबसफर फिमालिक अल अमसर। किसका बुक है? ये दो जो किताब है, ठीक है, मसालिक अल सबर भी मफालिक अल समर के अनुसार किसका बुक है? ये पूछ सकता है आपसे, शिहाबुद्दीन उमरी का बुक है। तो उसके द्वारा पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो एरिया था वो किस तरह से डिवाइडेड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग है, जैसे 20 नंबर पे कौन सा है, आप देखिए देवगिरी का एरिया है। तो आप इसको, आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको मैप से पूछ सकता है कि मान लो पूछ दे सिविस्तान का कहाँ था, तो आपको दिख रहा है यार पाकिस्तान के एरिया में था। आपसे पूछ दे बदायूं कहाँ का है, तो बदायूं जो है 11 है, तो यूपी के आसपास का एरिया है। आपसे 16 नंबर पूछ दे, 16 नंबर क्या है, ये है लखनौती का एरिया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि यार भूल जाएंगे या आपको गेस्ट नहीं कर, दिल्ली को जानना ज़रूरी नहीं है, हंसी ये सब आप देख लेंगे। तो एक बार मैप को आप देख लीजिएगा, क्लियर, और याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे लैंग्वेज और रीजन के बारे में। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं दोस्तों बोली जाती थी, ठीक है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये साउथ कर्नाटक में द्वार समुद्र था, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। उसके बाद गुजरी, ये सब तो गुजरात, ठीक है। अवधी है, हिंदवी, ये सब हो गया। हिंदवी कहाँ पे? दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी। गौरी पूछ सकते हैं, गौड़ी, तो गौड़ी बंगाल में, ठीक है। द्वार समुद्री, ठीक है,
गौड़ी और हिंदवी, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप गेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये जो राजाएं थे दोस्तों आपस में लड़ते रहते थे, जैसे चोला, खिलजी, तुगलक, मुगल, जिस तरह से लड़ते थे सब चाहते थे कि हम अपने एरिया को एक्सपैंड करना। ठीक है, लेकिन सभी सफल इसमें नहीं हुए और सभी जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुए, कुछ समय तक रहे, फिर उसका जो है शासन वासन ख़त्म हो गया। ठीक है, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया दोस्तों, तो अब उसके आपको पता है जब मुग़ल शासन का पतन हो गया तो उसके बाद बहुत सारे राज्य उभर के आए, जैसे बंगाल का उदय हुआ, हैदराबाद का उदय हुआ। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने आपको पढ़ाया भी है, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से, उसमें 7 लेक्चर है, उसमें पूरा जो है आपको हिस्ट्री पढ़ाए हैं। अभी तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने उसमें पूरा हिस्ट्री जो है पढ़ा दिया है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर नए और पुराने धर्म उभर के आए दोस्तों, जैसे जो इस्लाम है वो धर्म उभर के आया है ना। साथ ही साथ जो प्राचीन में देवी देवताएं थे उनका चेंज हुआ। ठीक है, राजाओं द्वारा मंदिर, पुरोहित मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण का था, उस वो डोमिनेंट ग्रुप बन गया सोसाइटी में, है कि नहीं। साथ ही साथ संस्कृत का नॉलेज जिसको होता था उसको माना जाता था कि वो बहुत विद्वान आदमी है, तो ब्राह्मण को एक समाज में आदर होता था ब्राह्मणों का। ठीक है, उनका वर्चस्व बड़ा होता था, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जब देखते थे कि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब दोस्तों उभर के आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर कुरान जिनका प्रमुख बुक था, है कि नहीं। तो 7वीं सेंचुरी के आसपास इस्लाम धर्म का भी जो दोस्तों उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद इस्लाम धर्म 2 पार्ट में बट गया, शिया, सुन्नी। ठीक है, जो सुन्नी वो होता था जो खलीफा को एक्सेप्ट करता था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्कूल्स उभर के आए, हन्नाफी और साफ़ी, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप मोटा मोटी याद कर लो। तो जो शिया वो होते थे जो पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद था अली उसमें विश्वास रखते थे, और सुन्नी वो होता था जो खलीफा में विश्वास रखता था। तो ये शिया और सुन्नी में डिफरेंस है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी के मिडिल में मतलब 1850 में ब्रिटेन के इतिहासकारों ने भारत की सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फिर धीरे धीरे ये जातिवादी पे और भी बढ़ के आ गई दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस जानने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी दोस्तों इसमें उतना काम का कुछ नहीं है। ठीक है, बस मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि के बारे में पढ़ाया, जाति के बारे में, रीजन और पीरियडाइजेशन, काल विभाजन के बारे में दोस्तों पढ़ाया। अब इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है, कुछ क्वेश्चंस भी है, वो अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ ट्रू फॉल्स है। आशा करते हैं कि आप जो इसको बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, आप उसको वहाँ से देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। कल चैप्टर 2 करेंगे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को आप लोग के लिए एक और चीज़ इकोनॉमिक्स, मतलब हम एक जो आपका डेली हम लोग जो 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, वो भी जो है आज से कंटिन्यू रहेगा। हम लोग 90 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 105 तक दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, और आपका जो है डेली 15 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को जो है प्रमोट कीजिए और जो है उनको मोटिवेशन दीजिए, ताकि मुझे जो है अच्छे से चैनल बनाने के लिए और आगे मैं प्रोसेस करने के लिए जो आपका जो मोटिवेशन है वो मुझे आगे बढ़ाए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।